हम लोग ग्लाइकोलाइसिस पढ़ने जा रहे हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस खुद जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, ग्लाइकोज प्लस लाइसिस। ग्लाइकोज का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोज यानी कि होता है शुगर, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। यानी कि अब शुगर के ब्रेकडाउन को ही हम लोग कहते हैं क्या चीज़? ग्लाइकोलाइसिस। मतलब जैसे कि मान लो हमने कुछ चीज़ खाना खा लिया, मान लो मैंने मान लो कोई भी पराठा ही खा लिया, तो वो उसमें क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। तो उसको अब हमें चाहिए एनर्जी, तो सबसे पहले क्या होगा? उसका जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो क्या करेगा? टूटेगा, ताकि हमें क्या मिले? एनर्जी मिले। तो वैसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, तो ये ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है? ग्लाइको यानी कि शुगर, लाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन। तो यानी वही शुगर का ब्रेकडाउन ही हम लोग कहते हैं, इसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और अगर बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये हर एक ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, चाहे वो एरोबिक्स हो, मतलब चाहे वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहते हो, या फिर चाहे वो एनएरोबिक्स हो, मतलब चाहे उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत ना भी हो, तब भी ये ग्लाइकोलाइसिस उनमें होता ही होता है। रीज़न क्या है? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो हमारे साइटोप्लाज्म में होता है। जो ग्लाइकोलाइसिस है वो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और कोई सा भी सेल जो है वो बिना साइटोप्लाज्म के होता ही नहीं है। हो सकता है सेल के पास सेल वॉल ना हो, लेकिन उसके पास साइटोप्लाज्म ज़रूर होता है। तो यही वो रीज़न है कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस है वो एरोबिक और एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स दोनों में होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस है जो कि ग्लाइकोलाइसिस का है। इसमें पूरे 10 स्टेप्स हैं। इस ग्लाइकोलाइसिस के इस पूरे ये स्टेप जो है ये एक लीनियर है। हाँ, तो ये जो सारा प्रोसेस है वो एक लीनियर प्रोसेस है। ये सर्कुलर प्रोसेस तो दिख नहीं रहा है। अब देखो, इस ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग कहते हैं ये एक ईएमपी पाथवे होता है। ईएमपी पाथवे ही क्यों? क्योंकि इसको देने वाले थे 3 साइंटिस्ट। ई यानी कि एम्बडेन, एम मतलब मेयरहॉफ, पी मतलब पारनास। ये जो 3 साइंटिस्ट थे, क्योंकि इन्होंने ही ग्लाइकोलाइसिस को दिया था, इसी वजह से इसको हम लोग ईएमपी साइकिल कहते हैं। अब आते हैं ये जो सारे हम लोगों ने स्टेप लिखा है वो। सबसे पहले हमें ग्लूकोज को तोड़ना है। तो प्लांट के पास ग्लूकोज आता कहाँ से है? या तो वो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में वो उसके पास स्टोर्ड पहले से ही होता है कार्बोहाइड्रेट, या फिर वो सुक्रोज के फॉर्म में जो उनका फाइनल प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का वो बनता है। तो वो जो सुक्रोज है वो कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में। और ये किस एंजाइम की वजह से कन्वर्ट होता है? उस एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज एंजाइम। तो इन्वर्टेज एंजाइम की वजह से सुक्रोज फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और फिर बाद में हम लोग ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे समझते हैं, जो हमारा ये जो ग्लूकोज है वो एक 6 कार्बन का बना हुआ एक कंपाउंड है, ठीक। अब जैसे कि अगर हम चाह रहे हैं कि ये जो ग्लूकोज है वो हमारे सेल के अंदर ही प्रेजेंट रहे, ये हमारे सेल से बाहर ना जाए। सेल से कोई भी चीज़ बाहर तब नहीं जाती जब वो आयनिक फॉर्म में होती हैं। तो सेल, अब ग्लूकोज को सेल के बाहर जाने से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कोई भी आयन इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमने क्या काम किया? हमने इसमें एक फॉस्फेट ऐड कर दिया। हमने क्या किया? ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ऐड कर दिया, ताकि ये हमारे सेल के अंदर ही क्या रहे? स्टोर रहे। तो अब हम लोग यहाँ पे करें, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस एंजाइम की मदद से बनी है? उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। काइनेज वर्ड जहाँ भी आए इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे एडिशन ऑफ फॉस्फेट की बात हो रही है। यानी, और हेक्सो का मतलब 6, क्योंकि ग्लूकोज खुद 6 कार्बन का बना हुआ होता है। तो यहाँ पे 6वें कार्बन पे ये जो फॉस्फेट है वो आके जुड़ जाता है। हमें ये पता है कि आगे ग्लाइकोलाइसिस में जाके मुझे इनको 2 इक्वल पार्ट में बांटना है। मुझे इनको पाइरुवेट बनाना है, जो कि 3-3 कार्बन के एक बराबर से मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे लेकिन ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या है? ग्लूकोज में पहले ही कार्बन पे CHO ग्रुप लग जाता है। तो यानी कि अब एक फॉस्फेट तो है यहाँ पे, लेकिन दूसरा हम लोग ग्लूकोज में नहीं ऐड कर पाएंगे। लेकिन हमें फर्दर जब चाह रहे हैं कि हमें बाद में हम चाह रहे हैं कि हमें बराबर चीज़ें बाद में मिले, तो इसके लिए मुझे चाहिए कि मैं ग्लूकोज में कुछ तो ऐड कर पाऊँ। एक और फॉस्फेट मुझे ग्लूकोज में ऐड कराना है, लेकिन ये इसमें नहीं पॉसिबल होगा। तो इस वजह से हमने ग्लूकोज को कन्वर्ट किया फ्रक्टोज में। फ्रक्टोज में क्या होता है कि फ्रक्टोज का जो 2nd कार्बन होता है उस पर CO ग्रुप लगा हुआ होता है। यानी कि जो हम इसमें क्या कर सकते हैं? फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर सकते हैं पहले वाले पर। तो पहले तो मैंने क्या काम किया? मेरे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ताकि आगे चल के मैं इसमें एक और फॉस्फेट ऐड करके इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट सकूं।
तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम भी काम आई होगी। तो उस एंजाइम का नाम था फॉस्फोहेक्सोआइसोमरेज। आइसोमरेज इसलिए क्योंकि बस इसमें चीज़ें ऐड हुई हैं, स्ट्रक्चर वही है, बस चीज़ें ऐड हुई हैं, इस वजह से ये आइसोमरेज। हेक्सो क्यों? हेक्सो क्योंकि ये भी 6वें कार्बन पे कह सकते हैं ऐड हुई हैं। और उसके बाद हमारा बन गया क्या? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, हमारा मेन काम तो यही था, इसमें एक और फॉस्फेट ऐड करना है ताकि हम बाद में इक्वल अमाउंट पे इसको बांट सकें। तो हम लोग क्या काम किए, अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट ऐड करेंगे, तो उसका नाम बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बिस इसलिए आया है क्योंकि 2 है, 2 के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पे बिस यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हो गया। तो इसमें एंजाइम कौन सी काम में आई है? इसमें जो एंजाइम है वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। हम लोग फिर से देख पा रहे हैं यहाँ पे काइनेज एंजाइम है। काइनेज एंजाइम का मतलब कि फिर से यहाँ पे फॉस्फेट का एडिशन हुआ है। अच्छा, इसमें हर जगह पे जो फॉस्फेट हमें मिल रहा है वो फॉस्फेट आ कहाँ से रहा है? वो फॉस्फेट आ रहा है एटीपी को तोड़कर। देखो ये जो पूरा अभी हम लोग प्रोसेस देख रहे हैं, इसमें अभी हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी एक ये बिजनेस चल रहा है जिसमें स्टार्टिंग है ये, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि बाद में हमें मिले, चीज़ें हमें मिलेंगी। तो यहाँ पे जो फॉस्फेट, यहाँ पे ये जो फॉस्फेट आ रहा है वो एटीपी के टूटने से आ रहा है, यानी यहाँ पे ये जो फॉस्फेट आया, एक एटीपी टूटा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तो ये फॉस्फेट वो वाला है। वैसे ही फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, जब वहाँ पे हमने एक और उसमें फॉस्फेट ऐड किया, तो मैंने यहाँ भी क्या किया, एक एटीपी को तोड़ दिया। उसके बाद देखो, अब मुझे क्या करना था, इसको इक्वल पार्ट में बांटना था, तो मैंने भी इनको 3-3 कार्बन के चीज़ों में बांट दिया। जैसे फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, इसमें हमने कहा कि ये देखो ये क्या है, ये 3 कार्बन के मॉलिक्यूल है जिसके पास क्या जुड़ा हुआ है, एक फॉस्फेट इधर है, ठीक। एक तो ये है, यहाँ पे क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसके नाम में भी फॉस्फेट आ रहा है, और एसीटोन का मतलब ये खुद 3 कार्बन का होता है, तो यहाँ पे इसके नाम में ही फॉस्फेट आ रहा है। इसका मतलब कि ये भी क्या है, 3 कार्बन का ये है और यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। एसीटोन का मतलब ये खुद 3 कार्बन का मिलके बना है, और यहाँ पे क्या है, फॉस्फेट, यानी कि अब देखो ये जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है और ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये लोग आइसोमरेज हैं। कहने का मतलब कि ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इसको भी इसी में कन्वर्ट करके आगे के प्रोसेस को चलेंगे। तो होता क्या है, जब ये देखो ये भी 3 कार्बन का है, ये भी 3 कार्बन के हैं, अब मुझे क्या मानना है कि हम लोग सिर्फ PgAl को लेके चलेंगे, तो यानी कि हम लोग सिर्फ 3 मॉलिक्यूल को ही लेके चल रहे हैं। तो अब जब हम लोग यहाँ से आएंगे, ये सिर्फ ये वाला 3 मॉलिक्यूल को हमने उठाया और यहाँ पर लेकर आए, तो फिर क्या हुआ, अब ये कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। ये जो मेरा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड था वो कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक। अब देखो होता क्या है, अब यहाँ पे अब जब ये अगला प्रोसेस हुआ तो यहाँ पे ये बना 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 में हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ का एक फॉस्फेट चला गया, एक फॉस्फेट गया कहाँ पे, वो एडीपी के साथ जुड़ के एटीपी बना दिया, तो यानी तब जाके ये बन गया हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद वैसे ही 3 से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना, 2 से फिर हमारा बना फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बना, जो कि हमने अभी पढ़ के आए थे पीछे, ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। इसके बाद हम लोग का लास्ट में जो चाहिए था वो बना पाइरुवेट। अब जैसे यहाँ पे देखो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है, इसके नाम में ही क्या आ रहा है, फॉस्फो, अब यहाँ पे बन गया क्या, पाइरुवेट, यानी यहाँ का भी फॉस्फोरस क्या हो गया है, चला गया है, वो जाएगा किसके पास, एडीपी के पास, फिर वो दोनों लोग मिलेंगे और फिर से क्या बना लेंगे, एटीपी बना लेंगे। ये सब तो प्रोसेस चल रहा था, लेकिन ये जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है, अच्छा देखो इसको, इस पूरे यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ये जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस है इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। वो क्यों कहा गया, जैसे यहाँ पे जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड होता है, ये अपना जो हाइड्रोजन है वो NAD+ को दे देता है। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं NAD+ था, तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ने अपना जो H+ था वो इसको दे दिया, तो ये क्या बन गया, ये NADH और H+ बन गया।
अब किसी भी हाइड्रोजन को अगर हम लोग दे रहे हैं तो इसका मतलब ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में यहाँ पे बना पायरुवेट बना। अब अगर देखें कि नेट एटीपी कितना बना इस पूरे प्रोसेस में, तो देखो होता ये है कि स्टार्टिंग प्रोसेस में हमने जो एटीपी लगाया था वो कितना एटीपी लगाया था, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 एटीपी लगाया था। ठीक, हमने मान लेते कि हमने 2 एटीपी स्टार्टिंग में सिर्फ यूज किया था। उसके बाद एटीपी बनी कितनी, जैसे हम लोगों ने देखा एक एटीपी यहाँ पे बनी, लेकिन वो जो एक है वो तो सिर्फ इसके लिए है ना, इसका भी तो एक एटीपी बनता। इसी वजह से हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके बताएंगे, यानी कि यहाँ फॉस्फोग्लिसरल अल्डिहाइड के बाद से जो यहाँ एटीपी बनेगा उसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक वैसे ही ये एक एटीपी जो है एक PgAl के लिए है, लेकिन हमारे पास तो ये भी है, तो इसके लिए भी हमें किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 2 से। मतलब हमने 2 एटीपी यूज तो किया था, फिर मेरा जो है 4 एटीपी बन गया, लेकिन नेट एटीपी कितना हुआ, उधर मैंने 2 इन्वेस्ट किया था, मैंने 4 तो बना लिया, लेकिन जो मैंने उस पर यूज़ किया उधर वापस उसको करना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या काम किया, 4 में से 2 को माइनस करके, तो जो मेरा टोटल नेट एटीपी था फिलहाल तो 2 हुआ। अब बात करते हैं थोड़ी NADH की। ठीक, अब देखो एक NADH से 3 एटीपी मिलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो एक NADH है उससे तो 3 एटीपी मिलेंगे ना, लेकिन हमें पता है कि इसमें भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये PgAl था इससे सिर्फ ये होगा, तो DHAP का भी तो ये होगा NADH प्लस और H प्लस, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करा दिए। यानी कि अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कितना एटीपी NADH से मिलेगा। अब देखो हमारे पास टोटल NADH कितने हो गए,